नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर एग्जाम के लिए। आज हमारे पास में 16 नंबर का वीडियो है। इसके पहले के जो हमारे 15 वीडियो है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में और पुरानी सीरीज की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आप पेज पर जाके भी सारी सीरीजें देख सकते हो। पुरानी सीरीज आपको देखना चाहिए, है ना। उसमें बड़े अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं और जितने ज़्यादा हम आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट हम लोग कर लेते हैं एमसीक्यू में, उतने ज़्यादा फिर हमारे डाउट्स क्लियर होते हुए चलते हैं। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं PYQs। जी हाँ, PYQs लेकर और हम लोग जो बची वाली तैयारी है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, वो पैटर्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न हमारे पास में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा टाइप इमेज, डॉक्यूमेंट और ग्राफ जैसे ऑब्जेक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर याद से करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। हमारे पास में है कि चाहे इमेज हो, डॉक्यूमेंट हो या ग्राफ हो, है ना, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी वर्ड आए इसका अर्थ होता है जुड़ना, है ना। या एक सॉफ्टवेयर का दूसरे सॉफ्टवेयर से जुड़ना या इंटीग्रेट करना, मतलब कि जब भी हम किसी एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जा रहे हैं तो इस एप्लीकेशन की फाइलों को उस एप्लीकेशन में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है। तो प्रश्न वही है कि इमेज, डॉक्यूमेंट या ग्राफ होगा या इसके जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होंगे तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए हम उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? देखिए, ये जो फीचर हमारे पास में है ये किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट का है। और ये क्या मिल जाता है हमको माइक्रोसॉफ्ट में कि मान लो किसी और एप्लीकेशन की फाइल होगी और उसको किसी दूसरी एप्लीकेशन में अगर हमको ले जाना है तो बहुत इजी तरीके से हम लोग ले जा लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? बस ये प्रश्न है। जैसे हमारे पास हाइपर लिंक है, OLE है, टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मतलब परिभाषा की बात होगी, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट फाइल बनती है। हाइपर लिंक की बात करें तो हाइपर लिंक में क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पेज पर किसी और पेज की हम क्या लगा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। या किसी इमेज की हम लोग लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, लिंक लगाने की हो रही है। हम किसी भी चीज की लिंक लगा सकते हैं तो ये इंटीग्रेट नहीं करती। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम तो कहीं और चले जाएंगे। तो प्रश्न ऐसा नहीं बोल रहा है। प्रश्न नहीं बोल रहा है कि यही जोड़ने वाली बात होगी। तब हम लेके आते किसको, OL और E, ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेडिंग। इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना, ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेडिंग। तो ऑब्जेक्ट जितने होंगे उसको यहाँ पर हम लोग जोड़ सकते हैं, ला सकते हैं बड़ी आसानी से। आपने देखा होगा कि हम वर्ड में एक्सेल की फाइलें लेके आ सकते हैं, है ना, या एक्सेल में हम लोग इमेज लेके आना है, इमेज लेके आ सकते हैं। तो हम अदर जगह से ला सकते हैं, किसी और एप्लीकेशन की फाइल भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो याद रखना, OLE फीचर होता है, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, CPU में विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग होने वाले स्टोर लोकेशन को क्या कहा जाता है? CPU की बात हो रही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। विशेष प्रयोजन मतलब स्पेशल पर्पस आपके पास में होगा, उसमें उपयोग होने वाले स्टोरेज लोकेशन। तो विशेष उद्देश्य के लिए हम किसका स्टोरेज का यूज करते हैं, ये हमसे प्रश्न है। हमारे पास में रजिस्टर है, रैम है, बायोस है और इनपुट आउटपुट है। इनपुट आउटपुट में हमारे पास क्या आती है, सारी की सारी डिवाइसेस आती है। तो डेटा को स्टोर करने की बात वहां पर है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। बायोस हमारे पास है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो बायोस होता है हमारे पास में, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास में होता है क्या, रोम। तो ये तो एक बार प्रोग्राम कर दिया कंपनी द्वारा, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। क्या होता है, ये रीड ओनली होता है। तो हम लोग उसमें डाटा स्टोर तो कर ही नहीं सकते हमारी जरूरत के हिसाब से, इसलिए ये भी कैसा होगा, गलत हो गया। बात आती है रैम की। तो रैम में हम लोग किसी स्पेशल पर्पस के लिए डेटा स्टोर नहीं करते, हम सारा ही डेटा वहाँ पर यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में जब भी हम काम करते हैं सारा का सारा काम में होगा, रैम में ही काम होता है। चाहे हम फाइल ओपन कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, या हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों नहीं ओपन कर रहे हो, सारा उसी में ओपन होता है। तो कि स्पेशल पर्पस हुआ कि नहीं, तो सारा काम वहीं पर हो रहा, इसलिए ये आंसर नहीं लगेगा। अब बचता क्या हमारे पास में, रजिस्टर। तो रजिस्टर हमारा राइट आंसर है, क्योंकि बेसिकली रजिस्टर कहाँ पर है हमारे पास में, CPU में होता है, कैश मेमोरी। तो यहाँ पर जब भी कोई निर्देश या कमांड जाएगा उसको वहां पर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, किसका, रजिस्टर्स का यूज किया जाता है, याद रखना बस। अगला है, जेकार्ड लूम से क्या तात्पर्य है? जेकार्ड लूम, जिन लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ी होगी, देखिए मैं फिर बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो है फंडामेंटल बेसिक चैप्टर जो रहते हैं इससे आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन का वेट कम होते चलता है और क्वेश्चन का लेवल हाई होते चलता है।
यहाँ के क्वेश्चन इजी भी है और आपका स्कोर भी करके लेके आएंगे। जेकार्ड लूम हमारे पास में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, कंप्यूटर का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग समय में अलग अलग कंप्यूटरों का विकास हुआ है। उसी क्रम में हम लोग जेकार्ड लूम पढ़ते हैं। जेकार्ड लूम बेसिकली है क्या? तो जेकार्ड लूम कपड़ा बनता है ना, तो कपड़ा बनाने वाली मशीन है। बस आप ये याद रखिए, कपड़ा बनाने वाली मशीन है। तो हमारे पास में जेकार्ड लूम से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आप लाइनें लिखिए, उससे हम डिस्क्राइब करेंगे। ये बोल रहा है जापान में पाया जाने वाला क्या है, एक पक्षी है। तो पक्षी है क्या? नहीं, मैंने बताया कंप्यूटर है भी है शुरुआती दौर में। उसके बाद में हमको बोल रहा है पंच कार्ड का उपयोग करने वाली बुनाई मशीन। तो कपड़े की मशीन क्या होगी? बुनाई मशीन। यहाँ तक के ठीक है। पंच कार्ड का उपयोग वो करती थी क्या? तो हाँ, पंच कार्ड का उपयोग जेकार्ड लूम में किया गया था। किस लिए किया गया था? तो कपड़े के ऊपर अलग अलग प्रकार की डिजाइन जो है उसको कंडक्ट कराने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बनाने के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया है। कहाँ पर? जेकार्ड लूम में। ये भी याद रखना। फिर बोल रहा है पहला कंप्यूटर नियंत्रण लूम है। तो ऐसा नहीं है। मैच टेबल लिखने वाली मशीन है, तो लिखने वाली टेबल भी ये मशीन में नहीं है ना। बेसिकली आधुनिक कंप्यूटर में हम लोग इसको नहीं पढ़ते, आधुनिक कंप्यूटर के पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसलिए हम पहला वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करा रहे। तो याद रखिएगा क्या है ये मशीन? तो ये क्या है बाबा? बुनाई मशीन है, कपड़े की मशीन है, कपड़ा बनाने की है। और ये जेकार्ड लूम ने विकसित किया गया था। इसमें पंच कार्ड का यूज किया गया था डिजाइन को डालने के लिए है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है? कॉमन क्वेश्चन है, मैं बहुत बार करा चुका हूं आपको, और ये एग्जाम में आते रहता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी इसको बार बार हमको रिफ्रेश कराना होता है। जैसे स्टैटिक रैम हमारे पास में, डायनामिक है, रोम है और ईपीरोम है। ये दोनों क्या हो गए हमारे पास में? रोम हो गया। तो इसको तो हम नहीं करते, उसी के अंदर कहानी चलती है ना। अलग से हम लोग कुछ ना उसमें अपडेट कर पाते हैं और ना ही उसमें कुछ रीसेट वाला हम इजी गोइंग कर पाते हैं। तो जो डेटा उसमें है वही रीड होते रहता है सिर्फ। तो ये रीड ओनली मेमोरी होगी। यहाँ पे बचती है दो, ये दोनों का है हमारे पास में, ये रैम है। तो रैम की अगर हम बात करें तो स्टैटिक और डायनामिक दो ही प्रकार की होती है। किसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है? तो वो होती है डायनामिक रैम। स्टैटिक को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत स्ट्रांग, बहुत हेवी होती है। उसका यूज किया जाता है कंप्यूटर की कैश मेमोरी के लिए। इसके अलावा डायनेमिक रैम के लिए याद रखना, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और हमारा जो कंप्यूटर होता है, हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, उन सभी में कौन सी रैम होती है? डायनेमिक रैम होती है, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर को समझ सकती है? तो कौन सी ऐसी डिवाइस होगी जो डेटा पहचान सकती है और प्रोग्राम को भी पहचान सकती है, अलग अलग पहचान सकती है? हमारे पास में इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस नहीं पहचानेंगे, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए तो सारा क्या है, देने वाली बात है, तो सारा कंप्यूटर को दे देगा। कंप्यूटर डिसाइड करेगा, मतलब कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इनपुट डिवाइस सारा दे देगी। आउटपुट डिवाइस, इसको भी कोई लेना देना नहीं है। सीपीयू जो भी आउटपुट देगा सीधे आपको दे देगा, है ना, उसको भी पहचानने की कोई उसकी पड़ी नहीं है। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी हमारे पास में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। दोनों का यूज स्टोर करने के लिए किया जाता है या काम करने के लिए किया जाता है। डेटा पहचानने का काम उसका नहीं है, वो सिर्फ जगह देती है आपको, स्पेस। हमारे पास बचा है माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू है ना, तो आधुनिक कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसे हम मतलब माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो वही डिसाइड करेगा कि कौन सा डेटा है और कौन सा निर्देश है, कौन सा प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम करने वाला है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, सीडी रोम ड्राइव लेजर बीम द्वारा घूमती है, डिस्क से डेटा पढ़ती है, यह किस स्टोरेज टेक्निक का उपयोग करती है? तो सीडी के बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूं, आपको सारे क्वेश्चन करा चुका हूं कि सीडी उसमें डेटा कैसे सेव हो रहा है, साथ में उसका साइज कैपेसिटी क्या है, ये सारा पुराने वीडियो में सारा कुछ पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर बात कर रहा है कि कौन सी तकनीक डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी तकनीक यूज करती है। मैग्नेटिक स्टोरेज की जहां तक हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक स्टोरेज में हमारे पास में क्या क्या आता है? हमारे पास में यहाँ पर हार्ड डिस्क आ जाता है, हमारे पास में मैग्नेटिक टेप आ जाता है, और हमारे पास में फ्लॉपी डिस्क आ जाता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफडीडी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इतने हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक है। यहाँ पर कहीं पे सीडी तो है ही नहीं। हाँ, ऑप्टिकल दिया है, तो ऑप्टिकल हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्टिकल डिस्क होती है सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। सॉलिड स्टेट नहीं होगी और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी नहीं होने वाली है। विभिन्न डिवाइसेस में इमेज प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन सा है?
और अब अलग अलग डिवाइस हमारे पास में है, तो विभिन्न डिवाइस में इमेज प्रोसेसिंग क्या करना है, सिर्फ इमेज की प्रोसेस करानी है, को तेज करने के लिए बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन सा है। इमेज की बात कर लीजिए, ग्राफ की बात कर लीजिए, ग्राफिक्स की बात कर लीजिए, है ना, या हाई रेजोल्यूशन वीडियोस की बात कर लीजिए, गेम की बात कर लीजिए, वहां पर हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, ग्राफिक्स। स्पेशली अगर डेडिकेटेड ग्राफिक्स या चित्रों की बात करेंगे तो हमको हमारे कंप्यूटर में किसी विशेष प्रकार के बोर्ड की या चिप लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे रैम है, ये स्टोरेज, हमारा सिर्फ स्टोरेज का काम है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग ऐसा कुछ नहीं है। एएलयू हमारे पास में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, क्या करता है ये अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। डीपीयू हमारे पास में डेटा प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये डेटा को प्रोसेस करती है। जीपीयू हमारे पास में ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है ना, तो इसमें ग्राफ को प्रोसेस किया जाता है। तो जीपीयू बेसिकली हमारे पास में जो इमेज वगैरह हो, ग्राफ वगैरह, चित्र वगैरह, वीडियो वगैरह हो, इसके लिए यूज़ किया जाता है ना। फिर हम लोग ग्राफिक्स कार्ड भी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर चाहिए रहेगी तो याद रखिएगा जीपीयू जो है सीपीयू में इनबिल्ट आता है आजकल बहुत सारे इसमें। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स फाइल सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी वैध नहीं है। डायरेक्टरीज बतानी है हमको, अलग अलग जो फोल्डर रहते हैं उसी को हम डायरेक्टरी बोल देते हैं, बाद में इसमें कमांड्स होने चाहिए हमारे पास में। यहाँ पर डीवी, अच्छा लाइनेक्स के लिए आपको बता दूं मैं कि लाइनेक्स की कमांड ढूंढ कर और पढ़ लेना अच्छे से, है ना। लाइनेक्स की कमांड हमारे एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा नहीं 10-12 पढ़ना। पहले की बोल रहा है डीईवी, ये किसके लिए है, तो ये डिवाइस के लिए, डिवाइस मैनेजमेंट इसके अंतर्गत होने वाला है। एमएनटी है, ये बेसिकली हमारे पास टेम्परेरी जो फाइलें रहती है उसके लिए वहाँ पर यूज़ की जाती है। फिर हमारे पास में ईटीसी जो हमारे पास में होती है सिस्टम फाइलों से संबंधित यानी डायरेक्टरी हमारे पास में होती है। ईटीएम की बात करें तो ईटीएम नाम की कोई भी डायरेक्टरी हमारे पास लाइनेक्स में नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको बता दिया, हो सकता है इसी में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस बार भी मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, पेन टाइप बारकोड रीडर में फोटोडायोड द्वारा उत्पन्न वेव फॉर्म का उपयोग बारकोड में खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लाइन लिखी हुई है ऊपर की तरफ जो लिखी है, इसका कोई सेंस ही नहीं है, कुछ नहीं है, केवल हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि हम अब कहाँ चले जाएंगे, हम पेन टाइप बारकोड रीडर और फोटो डायोड में जाके उलझे रहेंगे। अदरवाइज प्रश्न क्या है कि बारकोड में खालिस्तान मापने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, फोटो डायोड का यूज कर रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि बारकोड रीडर अगर हमारे पास में होगा, कोई भी बारकोड रीडर होगा, क्या नापते हैं उससे, क्या देखते हैं हम, बेसिकली क्या देखते हैं, इस तरीके की जो लाइनें होती है इसी को नापा जाता है उसमें, इसी को स्कैन करेंगे ना हम तो उसमें। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे इसका ऑप्शन है, क्या बोल रहा है, प्रकाश की तरंग, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उससे हम नहीं नापते, उसमें से खुद प्रकाश निकलता है रेड कलर का। बार और स्पेस की चौड़ाई, ये जो बार होती है और इसके बीच की दूरी नापते हैं। प्रकाश का घनत्व नापते हैं, कितना गहरा प्रकाश है, और प्रकाश का विचरण नापते हैं। तो ना हम प्रकाश का विचरण नापने वाले हैं, ना उसका घनत्व देखने वाले हैं, ना तरंग दैर्घ्य। हम लोग क्या देखेंगे कि जो लाइन बनी है वो और उसके बीच में जो गैप है वो, इन दोनों की जो है नापने के लिए या मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, बारकोड्स का। लाइनें पढ़ के सीधे नंबर कहाँ जाते हैं हमारे कंप्यूटर में इनपुट के लिए चले जाते हैं। तो ये बारकोड के लिए क्वेश्चन है, बस इतना याद रखिएगा। अगला है ट्रिपल लेयर रिकॉर्डेबल ब्लू रे डिस्क में L2 लेयर की कवर लेयर की मोटाई कितनी होती है। ठीक है, ट्रिपल लेयर की बात कर रहा है हमारे पास में, जैसे ब्लू रे डिस्क की हम बात करें तो यहाँ पे सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, इस तरीके से डिस्क आती है। तो लेयर होती कैसी है, बेसिकली ये आपका डीवीडी हो गया, मतलब ब्लू रे डिस्क हो गया, इसमें एक लेयर आपकी ये बन गई। इसके बाद में जब खाली वाली जो दो लेयर के बीच की जगह, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेयर उनने और बना दी। इसके बाद में और जो खाली जगह रहती है वहाँ पर क्या करते हैं, वो एक लेयर को और बना देते हैं उसमें, जिससे होता क्या है कि अब आपकी ट्रिपल लेयर बन गई, 3 लेयर बन गई। अब यहाँ पर इन लेयर में हमने डाटा अगर हमको डालना होगा या डेटा हमको पढ़ना होगा तो हमको जरूरत पड़ने वाली है, किसकी जरूरत पड़ने वाली है, हमारे पास में जो लेज़र लाइट होने वाला है, जैसे L2 लेयर की बात कर रहा है, हमारे पास जो लेज़र लाइट होने वाला है उसकी चौड़ाई कम होनी चाहिए, तभी तो पढ़ पाएगा उसके बीच में जाके। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रश्न में हमारे पास में यहाँ पे दिया है, क्या दिया है,
57, अच्छा ये जो सिंबल बना है किसका है? ये माइक्रोन का है, जो माइक्रोन हम बोलते हैं इस नापने के लिए। 57 दिया है, 100 दिया है, 75 दिया है और इसके बाद हमारे पास 65 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग को बात करनी है कि हमारे पास ये जो लेयर होती है, तो सिंगल लेयर की अगर हम बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगी? वो L0 हो जाएगी। डबल लेयर में क्या चला जाएगा? L1 और ट्रिपल लेयर में क्या आ रहा है? L2 आ जा रहा है। कुल मिला के ये 3 लेयर हम लोग तैयार करेंगे। हमसे फिलहाल पूछा है इसके लिए कि इसके लिए जो लाइट होगा उसका कितनी चौड़ाई हमारे पास होनी चाहिए, तो हमारे पास कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 57। ठीक है, अगर L1 के लिए पूछता हो तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 75। और L0 के लिए अगर पूछता तो ये हमारे पास कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 100 माइक्रोन का, उतना पतला होना चाहिए। ठीक है, तो 100 माइक्रोन हो गया, 75 हो गया और 57 हो गया। तो इसका आप याद रखिएगा कि हमारे पास में L2 जो है लेयर की बात की जा रही है और ये हमारे पास में तीनों लेयर हमने यहाँ पर बात कर ली। ठीक, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? फाइल एक्सटेंशन है, बिना फाइल एक्सटेंशन के तो हमारा एग्जाम बनता नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा, 2 आएगा, पर आएगा या प्रश्न के बीच में भी आएगा। तो हमारे से पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, मतलब MS ऑफिस जो पैकेज होता है उसमें डेटाबेस जो होता है MS एक्सेस, उसका फाइल एक्सटेंशन। हमारे पास में MSDB है, ACEDB है, MDB है और MSDB है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में क्या है? .MDB। बस इतना सा याद रखिएगा, ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है, खालिस्तान वह टेक्नोलॉजी है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कस्टमर और बिजनेस को उनके बैंक तथा पेमेंट प्रोसेस से जोड़ने वाले इंटरमीडियरी के रूप में कार्य करती है। हमसे एक ऐसी तकनीक के बारे में पूछ रहा है जो बेसिकली हमारा ट्रांजैक्शन जब होता है, कहीं से भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो कंज्यूमर है ना और बिजनेस, मतलब हमारे और व्यापारी के बीच का जो लेन देन होगा उसके लिए, तो कोई जवाबदार वहाँ पे होना चाहिए तभी तो होगा। तो वो जो टेक्निक हमारे पास में होती है जो कंज्यूमर और बिजनेस को उसके बैंक पेमेंट प्रोसेस से जोड़ती है कि भैया अब आप ट्रांसफ़र कर लो, वो क्या कहलाता है? हमारे पास में एक्वायर है, एश्योर हमारे पास में है, पेमेंट गेटवे है और परचेज रिक्वेस्ट है। तो हमने सुना होगा, बहुत बार देखा भी होगा कि अगर हमको पेमेंट भेजना है एक जगह से दूसरी जगह तो हमको जरूरत पड़ती है किसकी? पेमेंट गेटवे की। ठीक, तो पेमेंट गेटवे जो वर्ड है ये बिल्कुल सही है। पेमेंट गेटवे वहाँ पर काम करेगा जो कंज्यूमर से बिजनेस के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराएगा और तब तक वो मौजूद भी रहने वाला है। ठीक है, बस याद रखना ये सारा का सारा ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम एंटीवायरस प्रोग्राम के समान कार्य करता है? अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे दिए हैं। एंटीवायरस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को हार्मफुल प्रोग्रामों से बचाएगा, है ना, जो नुकसान पहुंचाने वाले। जैसे यहाँ पर एंटी फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है? ये एंटीवायरस के जैसे काम नहीं करता है। फायरवॉल क्या करता है? ऑथेंटिकेशन वाली बात है, परमिशन देना है नहीं देना है उसकी जांच करके लेके आएगा, है ना। वायरस जैसे कोई प्रोटेक्शन ये हमको नहीं देता है, तो ये नहीं होगा। एंटी स्पाईवेयर बोल रहा है, तो स्पाईवेयर हमारे पास वायरस होता है, मालवेयर होता है। क्या करता है? निगरानी रखता है कि आपके कंप्यूटर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो जासूस वाला होता है ना। तो स्पाईवेयर क्या होगा? एक जासूस की तरह आपके कंप्यूटर में आप जो भी काम कर रहे हो उस पर निगरानी रखता है। तो ये हमारे पास में बेसिकली इसका आंसर हो सकता है, पर बाकी देखते हैं। एंटी थ्रेट्स हमारे पास बोल रहा है, तो एंटी थ्रेट्स जो है ये कोई वायरस से जुड़ा हुआ कोई शब्द नहीं है। एंटी प्रोग्राम्स, तो एंटी प्रोग्राम्स भी हमारे पास वायरस से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे पास में एंटी स्पाईवेयर, तो यहाँ पर स्पाईवेयर जो है ये वायरस मालवेयर हमारे पास में होता है, मालवेयर है बेसिकली वो, तो वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, जांच करता है ना, भी जासूसी करेगा, प्राइवेसी भंग करने वाला काम है, इसलिए ये बिल्कुल आएगा उस कैटेगरी में। बूटिंग प्रोसेस में पोस्ट के बाद सेटिंग कहाँ स्टोर होती है? पोस्ट तो हमको मालूम है, जैसे हमने कंप्यूटर बटन दबाया कंप्यूटर बूट होगा, बायोस एक्टिव होगा, बायोस का पहला काम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो ये पोस्ट हो गया। इसके बाद सेटिंग्स कहाँ से होती है? हमको बोल रहा है रोम, रैम, सीमोस और हार्ड डिस्क। तो हमारे पास में रोम में तो रीड ओनली है, वो तो जो वहाँ पर जितना है उतने उत्तर रहने वाला है, उसमें कुछ चीज़ें चेंज हम कर नहीं सकते, तो इसमें नहीं होगा। रैम की अगर बात करें तो रैम हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में काम करने का स्थल है, यहाँ पे सारा डाटा आता है, सारा डाटा जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो निगरानी रखता है। तो हमारे पास जो बेसिक सेटिंग है पोस्ट के बाद जो टेस्ट होके आने वाली है वो इसमें सेव होगी क्या? इसमें भी नहीं होगी।
क्योंकि जब यहाँ से ओके होगा उसके बाद तो ये चालू होता है, ये तो अभी चालू ही नहीं हुआ जब तक इसका काम नहीं हुआ। इसके पहले मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में पहुंचने के पहले ही वो सेटिंग को सेव हो जाना है। तो वो कहाँ पे सेव होती है? वो सेव होती है सीमोस में, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है। सीमोस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसमें जाकर सेव होगा सीमोस में, याद रखना। और सीमोस बैटरी भी आती है जो लिथियम की बनी होती है, उसको याद रखना, जो इसमें जो सेटिंग होगी उसको होल्ड करके रखती है। तो सीमोस को याद रखिएगा। अगला है बैंक एटीएम को कनेक्ट करने के लिए किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? बैंकिंग के लिए वैसे तो अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजीज यूज की जाती है, पर जो सबसे कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है एटीएम्स के लिए, वो होती है हमारे पास में स्टार टोपोलॉजी, जिसमें सारे क्या होता है, एक सेंट्रलाइज हब से जुड़े रहते हैं। तो जितने भी एटीएम होंगे वो किससे? एक सर्वर से जुड़े हुए रहते हैं। तो मिला के ये बात हो रही है, तो इसको याद रखिएगा। ये अलग अलग टोपोलॉजीज है। रिंग टोपोलॉजी में एक रिंग बनेंगे और आसपास के कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। हाइब्रिड हमारे पास में 2 टेक्नोलॉजी मिलकर बनती है। हाइब्रिड में हमारे पास 3 रहती है। इसमें बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, तीनों का मिश्रण होती है, याद रखिएगा। मेश टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, बहुत लेंथी होती है लेकिन सबसे ज़्यादा रिलायबल यही होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, HPUPD का फुल फॉर्म क्या है? HPUPD, तो ये HP तो हमारे पास में वही है, क्या है? हैवलेट पैकेट। HP जो ब्रांड को हम लोग जानते हैं उसकी बात हो रही है। उससे बोल रहा है फिर UPD ये क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे HP सभी जगह लिख दिया है, मतलब हैवलेट पैकेट सब जगह होगा। क्या है UPD? हमको बोल रहा है यूनिक पिंक ड्राइवर, यूनिवर्सल प्रिंटर ड्राइवर, यूनिवर्सल पॉइंटर ड्राइवर और यूनिवर्सल प्लॉटर ड्राइवर। तो इसका जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, HP का जो काम होता है, सबसे ज़्यादा जो HP का काम होता है वो प्रिंटर्स में होता है। फिर हमारे पास में ठीक है उसके कंप्यूटर भी आते हैं, उसके मॉनिटर भी आते हैं, पर ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं उसके प्रिंटर्स यूज़ करते हैं। तो क्या होगा इसका आएगा भैया UPD, मतलब कि HP का ऐसा ड्राइवर जो बहुत सारे प्रिंटर के लिए कैसा करे, एक जैसा काम करे। मतलब वो अगर आपने डाल लिया है तो बहुत सारे प्रिंटर, उस पूरी सीरीज के प्रिंटर जो है उसमें चल जाते हैं, वो कहलाता है UPD। ठीक, याद रखिए। डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर है? तो जब हम बात करें DMP की या बैंड प्रिंटर की, दोनों प्रिंटर की बात करें, DMP में हमारे रिबन लगती है, बिल वगैरह प्रिंट करते हैं, कार्बन कॉपी निकलती है, ये सारी सुविधाएं उसमें हमको मिलती है। बैंड प्रिंटर में जो रिस्ट बैंड हम लोग लगाते हैं या कॉलर के लिए टांगते हैं, वाले बैंड इसमें प्रिंट किए जाते हैं। हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और किसी सेमिनार में अगर बैंड बनाने हैं वहाँ पर। दोनों कौन से प्रिंटर होते हैं? तो ये दोनों के दोनों की जो कैटेगरी है ना, अगर मैं बोलूँ DMP क्या है तो ये कैरेक्टर प्रिंटर है, और बैंड क्या है तो ये हमारे पास में लाइन प्रिंटर में आता है। लेकिन होलसेल भाव में अगर बात करें तो दोनों के दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर है। कहाँ पर आएंगे दोनों हमारे पास में इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, याद रखना। इंकजेट, लेजर और थर्मल, इन तीनों की अगर बात करें ये हमारे पास में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इमेज कंप्रेशन में किन डेटा रिडेंसीज की पहचान करके उनका उपयोग किया जाता है? रिडेंसी मतलब वही पुनरावृत्ति की बात हो रही है। देखिए, जब भी इमेज को कंप्रेस किया जाता है तो हमारे पास 3 मेथड है ना, ये 3 तरीके हैं, ये मान लीजिए। हमारे पास में बोल रहा है वो कोडिंग रिडेंसी, इंटरपिक्सेल और साइकोविजुअल। ठीक है, फिर यहाँ पर कोडिंग रिडेंसी बोल रहा है, इंटरपिक्सेल बोल रहा है और साइकोविजुअल बोल रहा है। यहाँ पर फिर आ गया वो हमारे पास। अच्छा देखो, यार डिकोडिंग है तो डिकोडिंग नहीं होगा, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कोडिंग रिडेंसी, इंट्रा पिक्सल बोल रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, इंटर, यहाँ पे इंट्रा हो गया। बाकी ये हमारे पास साइको, यहाँ पे साइको सही है। फिर कोडिंग रिडेंसी, इंटर पिक्सल रिडेंसी, विजुअल। ठीक है, देखिए 3 तरह याद रखिएगा आप, इन तीनों को याद रखिएगा, 3 ही होती है। जो राइट आंसर हमारे पास में है इसका, तो डिजिटल इमेज कंप्रेशन में हमको कोडिंग रिडेंसी, इंटर पिक्सल रिडेंसी और साइको विजुअल रिडेंसी जो होती है, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है इन तीनों के नाम, है ना। अगली बार अगर एग्जाम में आएगा तो तीनों रख के एक चौथा अलग रखेगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो जो कंफ्यूज करेगा आपको, तो यहाँ पे इंटर पिक्सल लिखा हुआ है, यहाँ पे इंट्रा पिक्सल लिखा हुआ है। स्पेलिंग में लगभग सेम दिखते हैं, इसलिए प्रॉब्लम वहां पर हो सकती है, याद रखिए। फिलहाल इसका आंसर पहला वाला। खालिस्तान की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम को सिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्रिप्टोग्राफी क्या होता है
कि हमारा जो डेटा होता है प्लेन टेक्स्ट होता है उसको सिफर टेक्स्ट में चेंज करके विशेष प्रकार के चिन्हों में बदल देते ताकि आसानी से उसको पढ़ा नहीं जा सके। यहाँ पर हमारे पास में आता है सिमेट्रिक की आती है ना, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है या सिमेट्रिक की हम बोले। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में होता क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की जगह पर एक ही की यूज की जाती है, चाहे प्राइमरी की देना हो या सेकेंडरी की देना हो, दोनों जगह क्या होगी, एक ही की होती। कहाँ पर, सिमेट्रिक में। और असिमेट्रिक अगर होता है तो उसमें प्राइमरी की अलग होती है और सेकेंडरी की अलग होती है। मतलब जिसने भेजने वाले की तरफ अलग की होती है और जो पाएगा उसके पास अलग की होती है। यहाँ पर दोनों सेम की होती है। तो हमको बोल रहा है कि वो कौन सी है ना, हमारे पास बोल रहा है सीक्रेट की है, पर्सनल की है, शेयर्ड है और यूनिवर्सल की है। तो यूनिवर्सल की जो सब जगह काम में है, शेयर्ड आमतौर पर क्लाइंट से शेयर की जाती है कि भाई ले लो। पर्सनल तो पर्सनली होने वाली है, वो असिमेट्रिक में आएगी। सीक्रेट की जो होती है ये सही है। तो सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम को सिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी कहा जाता है क्योंकि दोनों हैंड पर ये एक जैसी रहती है, चेंजेस नहीं होते। ठीक है, एक ही की का प्रयोग किया जाता है इसमें और वो होती है सीक्रेट की। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले दो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन कौन से हैं? अभी जो हम प्रोटोकॉल वर्जन देख रहे हैं तो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, हम ये दो ही देखते हैं, है ना। अब आईपी वर्जन क्या है, 4 है और आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 और 6 हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या आने वाला हमारे पास में, जहां पर दोनों साथ में हो तो यहाँ पे आईपी वर्जन 4 और यहाँ पे आईपी वर्जन 6 है। तो आईपी वर्जन 4 और 6 अभी है और आईपी वर्जन 4 के लिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये 32 बिट का होता है और ये 128 बिट का होता है। इसमें हमारे पास में 8 बिट होती है और इसमें हमारे पास में हेक्साडेसिमल का यूज करते हैं, मतलब इसमें ऑक्टेल का यूज करते हैं, इसमें हेक्साडेसिमल का। ठीक है, इसमें 4 होते हैं, इसमें 8 होते हैं। तो याद रखिएगा अभी सबसे ज्यादा प्रयोग में यही लाई जा रही है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की स्पीड किस में नापते हैं? डीएमपी प्रिंटर हम बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और इसको हम रखते हैं कहाँ पर है, कैरेक्टर प्रिंटर्स में। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास में कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर दो भागों में बटा होता है। तो डीएमपी प्रिंटर हम कहाँ रखते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स में रखते हैं। क्यों कैरेक्टर प्रिंटर्स में रखते हैं, क्योंकि वो जब प्रिंट करता है तो कैरेक्टर में ही प्रिंट करता है, एक एक कैरेक्टर ऐसे प्रिंट करता है। इसलिए इसकी जो स्पीड आती है किसमें आती है, कैरेक्टर पर सेकंड में आती है, सीपीएस। तो कैरेक्टर पर सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पेज पर मिनट वाले जो है ये सारे हमारे पास में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लाइन पर मिनट वाले हमारे पास में इम्पैक्ट प्रिंटर में लाइन वाले थे, जैसे भी बैंड प्रिंटर आया था। इसके अलावा ड्रम प्रिंटर हमारे पास में आता है, चेन प्रिंटर हमारे पास में आता है, वो सब लाइन प्रिंटर के एग्जांपल है। पैराग्राफ पर मिनट ये हमारे पास नहीं है ना। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, सीपीएस। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, इंटरनेट पर डोमेन नेम और आईपी एड्रेस के एलोकेशन का कोऑर्डिनेशन कौन करता है? देखिए इंटरनेट पे हमारे पास में डोमेन नेम होते हैं, उनके आईपी एड्रेस होते हैं। इनका कोऑर्डिनेशन मतलब इनके बीच सामंजस्य स्थापित करके और आपका काम बराबर चलते रहे बिना किसी दिक्कत के, ये कौन कंडक्ट कराता है, बस इतना सा प्रश्न है। हमारे पास में है ICANN, HTTP, ISP और HTML। तो HTML हमारे पास में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ISP हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, HTTP हमारे पास हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब बचा हमारे पास में क्या, ICANN, ये क्या है, तो हमारे पास में भी है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। क्या है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। तो ये हमारे पास में क्या, आईपी एड्रेस है और ये डोमेन नेम है। तो नेम एंड नंबर, नेम ये हो गया और नंबर ये हो गया। तो ICANN को याद रखना है ना, फुल फॉर्म भी याद रखना, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर है, इसको याद रखिएगा बस, है ना। बाकी ये तो हम पहले से पढ़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ये। अगला प्रश्न है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME को, इसका फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में पूछता है ना। MIME का मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन को निम्न में से किसके सपोर्ट के लिए विकसित किया गया है? ठीक है, तो मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है किसके पर्पस के लिए हमने यूज किया है, विकसित किया है? तो देखिए इसका प्रश्न थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि हमारे पास है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मेल तो आपको पता ही है कि मेल हमको भेजना है, यहाँ से कहीं दूसरी जगह हमको इन्फॉर्मेशन सूचनाएं भेजनी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, मल्टीपर्पस है, मतलब अलग अलग कामों के लिए हम लोगों को कोई मेल भेजना है। तो अलग अलग कामों के लिए अगर हमको मेल का यूज हम लोग कर रहे हैं तो हमको अलग अलग प्रकार की वहां पर फाइलें भेजनी होगी।
तो जब हमको अलग अलग फाइल टेक्स्ट फाइलें भेजना है कोई इशू बनता नहीं। अब हमको इमेज भेजना है, ऑडियो भेजना है, वीडियो भेजना है, ग्राफिक्स भेजने हैं, ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास काम होते हैं। इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ी किसकी, कि हमारे पास एक ऐसा एक्सटेंशन हो MIME जिसके माध्यम से हम लोग सारी फाइलें भेज सके। ठीक है, चलिए अब आंसर आपके पास इजी होगा। ये बोल रहा है हमको ईमेल मैसेजेस कनेक्टिंग टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो, फिर बोल रहा है FTP, फिर बोल रहा है टेलनेट, और फिर बोल रहा है टेक्स्ट बेस्ड ईमेल। तो यहाँ पर तो सिर्फ टेक्स्ट जा रहा है, मल्टीटास्क तो हुआ नहीं है ना, या मल्टीपर्पस नहीं हुआ। यहाँ पे टेलनेट है तो ये दूर दूर कोई मशीन होगी उनके बीच कनेक्शन के लिए है। FTP ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए कोई एक। तो यहाँ पर हमारे पास में मल्टीपर्पस में क्या आएगा, टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो वाले ईमेल मैसेजेस, मतलब ऐसे ईमेल मैसेजेस जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ भेजना चाह रहे हैं, उसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, MIME। अगला है MS एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट का एक प्रकार है। पाई चार्ट आपको पता ही है, इस तरीके से पाई चार्ट होता है और ट्रैक एंड सेक्टर में हम लोग डेटा उसमें बांटते हैं और परसेंटेज में वैल्यू हम लोग शो कराते हैं, और इसमें एक डेटा सीरीज को ही हम लोग शो करा सकते हैं। ठीक, हमको बोल रहा है पोलर एरिया हमारे पास चार्ट नहीं होता, मतलब एटलीस्ट हमारे पास पाई चार्ट तो नहीं होता। डोनट चार्ट, तो हाँ डोनट चार्ट हमारे पाई चार्ट के अंतर्गत आता है। कॉलम चार्ट नहीं आता है पाई चार्ट के अंतर्गत। और XY चार्ट जिसको हम बोलते हैं स्केटर चार्ट, है ना, जिसमें मौसम की जानकारी बताते हैं, तो वो भी हम पाई चार्ट के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ता है, हम लोग सिर्फ डोनट चार्ट पढ़ते हैं। डोनट चार्ट क्या होता है, डोनट के जैसा ऐसा डोनट होगा, बीच में से खाली, है ना, और इसमें डाटा क्या है इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। हमारे पास जैसे यहाँ पे देखा था कि हम एक डाटा श्रेणी को बता पा रहे हैं कहाँ पर, पाई चार्ट में। लेकिन अगर हमने डोनट चार्ट यूज किया है तो इसमें मल्टीपल डाटा श्रेणी को हम लोग एक साथ डिस्प्ले करा सकते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर क्या लिखा है, पाई चार्ट। 100% चार्ट का अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना हो तो वो पाई चार्ट 100%, है ना, तो इसको तैयार करके जाना अच्छे से। अगला है MS एक्सेल में वह चार्ट जो अलग चार्ट सीट के बजाय वर्कशीट पर रखा जाता है क्या कहलाता है। भैया MS एक्सेल में हम लोग चार्ट बनाते हैं, है ना। अब चार्ट को क्या बोल रहा है कि चार्ट सीट के बजाय वर्कशीट में रखा जाए, मतलब अलग से कोई नई सीट जनरेट मत करो भैया, हम जिस सीट पर काम कर रहे हैं उसी पे हमको चार्ट दे दो, उसे क्या कहते हैं। तो हमारे पास में है चार्ट सीट में तो अलग सीट ही बनने वाली है, तो ये नहीं होगा। डेटा टेबल तो रो और कॉलम का होता है, इसका चार्ट से इससे बन के चार्ट निकलेगा ना, इसके आधार पे चार्ट बनेगा, तो ये चार्ट तो है नहीं। एम्बेडेड चार्ट है हमारे पास में, और वर्कशीट है, वर्कशीट टेब है, तो यहाँ पे चार्ट यही बचा हमारे पास। तो ऐसा चार्ट जो उसी डेटा सीट में है ना, ये उसी चार्ट सीट में डेवलप किया जा रहा है, जिस सीट पे हम काम कर रहे हैं उसी सीट पे हमने क्या बना लिया, चार्ट बना लिया, वो क्या कहलाएगा, एम्बेडेड चार्ट कहलाएगा। वर्कशीट टैब की अगर बात करें, नीचे होता है ना 1 2 3 सीट 1 सीट 2 सीट, उनकी बात की जा रही है। यहाँ पे याद रखना, जो पुराने वर्जन है 2007 और उसके पहले, हमारे पास बाय डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल में 3 सीट ओपन होती थी। अभी जो नए वर्जन हमारे पास में ऑफिस 365 2019, इन लोगों की अगर बात करें 2024 की बात करें, यहाँ पर 1 सीट ओपन होती है बाय डिफॉल्ट रूप से, उसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में किसी चार्ट में मल्टीपल डेटा सीरीज होने पर प्रत्येक सीरीज की पहचान के लिए चार्ट एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। किस चार्ट एलिमेंट का उपयोग किया जाता है? तो भैया हम MS एक्सेल में हमने चार्ट बनाया है और वो मल्टीपल डाटा सीरीज है, बहुत सारे अलग अलग मान लो हम स्टेट का बना रहे तो अलग अलग जिलों की जानकारी है, तो हर एक जिले को अलग अलग पहचानना है। तो क्या है उसमें चार्ट में मल्टीपल डेटा सीरीज है, अलग अलग डेटा की सीरीज है। अब उनको हमको क्या करना है, अलग अलग पहचानना है कि भैया कौन सी किसकी है कौन सी किसकी है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पर हम यूज करने वाले क्या, चार्ट एलिमेंट। जो हम चार्ट बनाते हैं उसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, जिनके आधार पर हम चार्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमको बोल रहा है टाइटल तो एक ही होगा भैया, अलग अलग नहीं होगा। एक टाइटल रहेगा तो उससे हम नहीं पहचान सकते अलग अलग डाटा श्रेणी को। हमारे पास लीजेंड है, स्केल हमारे पास में, सोर्स तो वही टेबल हमारे पास में होगा। स्केल मतलब कितना बड़ा हम बना रहे हैं उसका इशू बनता है। यहाँ पर याद रखना कि अलग अलग मल्टीपल डेटा सीरीज जो हमारे पास में है उनको हम किससे पहचान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं लीजेंड से, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि संकेतक, किसी भी नक्शे में अपने संकेतक देखा होगा, जिसके ऊपर क्या होगा, कलर से हम बता देते कि कहाँ पे सड़क है, कहाँ पगडंडी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदियाँ है।
है ना। अभी हम पढ़ेंगे MPGS, तो वहाँ पर जब भूगोल पढ़ेंगे तब ज़्यादा मैप में बता देंगे कि हाँ ये होता है। तो यहाँ पर भी उसी की बात हो रही कि कहाँ पर कौन सी डाटा श्रेणी किस चीज़ को दर्शा रही है। हम यहाँ पे लिजेंट लगा रहेगा कोने में एक तरफ, उससे हम देखकर बता देंगे कि हाँ भैया यहाँ पर ये वाला कलर इस चीज़ को दर्शा रहा है, तो याद रखिएगा। अगला है MS Excel 2019 में फार्मूला में सेल रेफरेंस या रेंज सेलेक्ट होने पर, ठीक है, MS Excel की बात कर रहा है 2019, चाहे 365 लिखा रहा है कोई भी लिखा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल रेफरेंस या सेल रेंज सेलेक्ट कर लिया आपने, उसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के सभी कॉम्बिनेशन के बीच बदलने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाएगा। देखिए पहले प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझ जाइए। हमने कोई डेटा रेंज सेलेक्ट कर ली है, मान लो हमने सेलेक्ट करी A1 से लेकर हमने A10 तक के, A1 से लेकर A10 तक के हमने सेलेक्ट कर ली, रेंज सेलेक्ट कर ली या रेंज हमने ले ली। अब हमको बोल रहा है वो कि इसमें एब्सोल्यूट रिलेटिव है ना कि सभी के कॉम्बिनेशन होने चाहिए, एब्सोल्यूट के भी रिलेटिव के कॉम्बिनेशन होंगे सभी, तो मतलब इसमें मिक्स्ड वाला भी आ जाएगा। तो हम लोग कौन सी शॉर्टकट की यहाँ से चलाएंगे कि वो आपस में इसके एड्रेस चेंज हो। कुल मिला के बात ये हुई कि अभी ऐसा लिखा है ये हमारे पास रिलेटिव है, जब हम कहाँ जाएंगे उसको एब्सोल्यूट बदलेंगे तो डॉलर लग जाएगा, $A $1 कॉलन $A कॉलन डॉलर लगा देते $10, ये एब्सोल्यूट हो गया। अब मिक्स में आएगा तो एक जगह डॉलर लगा हुआ है ना, और बाकी रो वैसी की वैसी लिखी हुई है, इस क्रम में चलेगा और सब मिक्स कर करके उल्टा सीधा। तो इसमें बदलना है, हमको स्विच कराना है, रिलेटिव से एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट से मिक्स, मिक्स से रिलेटिव, फिर एब्सोल्यूट, इस तरीके से चलाना है। कौन सी शॉर्टकट की यूज करने वाले हैं। कंट्रोल बोल रहा है, अकेले कंट्रोल से तो कुछ होता नहीं है। F4 है, F2 है और हमारे पास आल्ट है। आल्ट जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर उनके माध्यम से हम लोग यूज़ कर पाएंगे। F2 का यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करने वाले किसका, F4 का, क्योंकि F2 यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारी जिस सेल में हम काम कर रहे हैं वो एडिट मोड में आ जाएगी। F2 हमारे एडिट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना F4 जो हमारे पास में है इसकी सहायता से हम इस तरीके, पहले एड्रेस ऐसा होगा फिर उसको ऐसा बदल लेंगे फिर ऐसा बदल लेंगे, अलग अलग प्रकार से एड्रेस को बदल सकते हैं। मतलब रिलेटिव से एब्सोल्यूट, फिर मिक्स, फिर रिलेटिव, इसमें बार बार हम क्रम चेंज करा सकते हैं। तो याद रखना वो F4 है। MS Excel 2019 एनवायरनमेंट में चलने वाला प्रोग्रामिंग कोड जो रूटीन टास्क को ऑटोमेटेड करता है क्या कहलाता है। देखिए MS Excel की बात हो रही है, यहाँ पे 2019 लिखा है, इससे पुराना वर्जन क्या था हमारे पास, ऑफिस 365। अरे किसी की भी बात करें या उसके पहले के वर्जन की बात करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस एनवायरनमेंट में चलने वाली प्रोग्रामिंग कोड जो रूटीन टास्क को ऑटोमेटेड करती है, जो टास्क चल रहा है, जो काम चल रहा है उसको ऑटोमेटिक चलाते रहती है बिना किसी रुकावट के, अपने आप चलते रहे भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या कहलाता है। जैसे हमारे पास में फार्मूला, तो फार्मूला हमको खुद लगाना पड़ेगा, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग फार्मूले हम लोग लगाते हैं। फिर हमारे पास माइक्रो है, फिर हमारे पास मैक्रो है और फिर हमारे पास मॉड्यूल है। तो माइक्रो की बात करें तो माइक्रो तो होगा नहीं, माइक्रो कंप्यूटर होता है हमारे पास, यहाँ पे लगेगा नहीं। मैक्रो और मॉड्यूल दो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल में हम लोग क्या तैयार करना है वो हम रख सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक चलाएगा क्या उसको, नहीं। हमारे पास में मैक्रो होते हैं जो कि हमारे काम को कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक चला सकते हैं। हमने एक बार उसको रिकॉर्ड कर लिया है, बस हमको अप्लाई करना है, सारा काम वो करके देगा जैसा आप चाहते। आप जैसे रोज एक ही काम करते हो, सीट आई आपके पास, उसको एक ही तरह से आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो, एक ही तरह से सब डिजाइन कर रहे हैं। तो आपने एक बार मैक्रो बना लिया, जैसे सीट आई आपने उठा के उसको मैक्रो अप्लाई किया, जैसा का वैसा काम हो गया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो रोज सिर्फ क्या करना है, आपको मैक्रो अप्लाई करना है। तो मैक्रो को याद रखना, और Alt F8 इसकी शॉर्टकट की होती है वो भी याद रखना, Alt F8 है ना। और इसमें यूज किया जाता है किसका, VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का इसमें यूज किया जाता है तैयार करने के लिए, वो भी याद रखिएगा। अगला है MS वर्ड में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज किया जाता है। तो हमारे पास क्या है, रजिस्टर की बात हो रही है कि आपके पास जो ट्रेडमार्क है उसको आपको रजिस्टर करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यहाँ पर यूज करेंगे। हमारे पास बोल रहा है Alt Enter, कंट्रोल Alt R बोल रहा है, कंट्रोल टैब शिफ्ट बोल रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बोल रहा है।
देखिए हमारे को रजिस्टर के लिए, रजिस्टर की बात कर रहा है हमको रजिस्टर, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसको कंट्रोल आल्ट और आर से रजिस्टर हो जाएगा। अगर हमको उसने बोला कि कॉपीराइट बना दे भैया, तो कॉपीराइट के लिए क्या यूज़ करेंगे, वही कंट्रोल आल्ट और सी यूज़ करेंगे, तो क्या बन जाएगा, कॉपीराइट बन जाएगा। अगर उसने हमको बोला कि भैया ट्रेडमार्क बना दे, ट्रेडमार्क के लिए बोला, तो वही चलाएंगे कंट्रोल आल्ट और टी दबा देंगे तो ट्रेडमार्क के लिए बन जाएगी। तो एक जैसी शॉर्टकट की से ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है, एक बार पढ़ना है, जीवन भर याद रहेगी बिना तकलीफ के। तो याद रखना कंट्रोल आल्ट और आर प्रेस करें तो क्या हो रहा है, हमारा रजिस्टर बन रहा है, और सी प्रेस करेंगे तो कॉपीराइट, और टी प्रेस करेंगे तो ट्रेडमार्क। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा स्टैटिकल फंक्शन कैटेगरी से संबंधित नहीं है। स्टैटिकल मतलब जहाँ गणित मैथ्स ऐसा कुछ रहे, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। हमको बोल रहा है एंड, लार्ज, काउंट, एवरेज। एवरेज हम संख्याओं का निकालते हैं, काउंट इस जो फंक्शन चलता है सिर्फ संख्याएं नापता है, और लार्ज मतलब बड़ी संख्या हमको अगर निकालनी भी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, पर संख्या न्यूमेरिक स्टैटिक की बात हो रही है। यहाँ पर हमारे पास एंड फंक्शन हमारे पास में है, और जो एंड फंक्शन हमारे पास में होता है ये क्या है, एक लॉजिकल फंक्शन है। इसके अलावा एंड के अलावा हमारे पास इफ जो होता है ये भी लॉजिकल होता है, और जो होता है ये भी लॉजिकल फंक्शन हमारे पास में होते हैं। तो ये फंक्शन यहाँ पे अलग है कुल मिला के, बाकी ये तीन जो है एक जैसे है। ठीक है, बस इतना सा आप याद रखिएगा, फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। चलिए, तो इसी के साथ हमारे पास आज ये 16 नंबर का वीडियो हो गया है। अब हम आएंगे जल्दी, कल या परसों से हम स्टार्ट करने वाले लाइव क्लासेस, है ना। तो जैसे ही हमारे पास में एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि आजकल में आएगा ही आएगा, वैसे ही हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, है ना। एडमिट कार्ड आते से तो रोज शाम को 6:20 पे हमारी लाइव क्लास रहा करेगी, है ना, एग्जाम तक के, जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर याद से करिएगा। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।